ठीक है। तो अभी प्रीवियस लेक्चर्स में हम सीपीयू शेड्यूलिंग डिस्कस कर रहे थे। तो सीपीयू शेड्यूलिंग के सीक्वेंस में हमने डिस्कस किया था, अभी तक जो किया है वो है पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, देन वी हैव डिस्कस्ड SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड काइंड ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग, द राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में बेसिक जो हमारा क्राइटेरिया ये है कि ये एक तरह से FCFS की तरह है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह, बट प्रीम्पशन के साथ। प्रीम्पशन इन द सेंस कि एक जॉब फिनिश नहीं होगा तो दूसरे पे सीपीयू चला जाएगा, दूसरा भी फिनिश नहीं होगा तीसरे पे चला जाएगा। अब इसमें फिनिश होने ना होने से मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि जितने भी प्रोसेस मेमोरी में हैं तो सभी प्रोसेसेस को सीपीयू का एक फिक्स टाइम मिलेगा। मतलब कि सीपीयू बारी बारी से सभी प्रोसेसेस के पास आएगा और एक फिक्स टाइम के लिए आएगा। मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सभी प्रोसेसेस को मिलेगा बारी बारी से। तो किसी भी प्रोसेस को अब एक तरह से जो अलग अलग प्रोसेसेस होंगे तो उनको अलग अलग प्रोसेसेस को अलग अलग सीपीयू बर्स्ट होता है। मतलब कि जो सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है वो किसी के लिए 6 यूनिट है, मतलब 6 मिली सेकेंड है, किसी के लिए 10 मिली सेकेंड है, किसी के लिए 100 मिली सेकेंड है। अलग अलग प्रोसेसेस को सीपीयू की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जैसा हम जानते हैं प्रीवियस एल्गोरिथम से भी हम देख चुके हैं। तो इसमें क्राइटेरिया ये है कि एक टाइम क्वांटम फिक्स कर दिया जाएगा। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि जितने भी प्रोसेसेस हैं मेमोरी में सभी को सीपीयू को फिक्स टाइम के लिए भेजेगा, बराबर टाइम के लिए। तो सपोज करो कि इसको हम बोलते हैं फिक्स टाइम क्वांटा। कि जैसे 4 प्रोसेस है मेमोरी, तो पहला प्रोसेस होगा टाइम क्वांटा सपोज करो कि 1 सेकेंड है, तो पहला 1 सेकेंड के लिए होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पहले पे आ जाएगा सीपीयू, फिर दूसरे पे। तो ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो प्रोसेसेस क्या है हमारे रेडी क्यू में रहेंगे और क्यू से एक एक करके प्रोसेस आएंगे फ्रंट ऑफ द क्यू से, और सीपीयू उसको मिलेगा और उस उतने फिक्स टाइम के लिए वो प्रोसेस रन करेगा। और जैसे ही टाइम क्वांटा एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उस प्रोसेस के लिए, तो वो प्रोसेस रियर ऑफ द क्यू में आ जाएगा और फिर सीपीयू मतलब सीपीयू शेड्यूलर नेक्स्ट प्रोसेस को पिक करेगा जो फ्रंट में होगा। फिर वो उतनी अमाउंट के लिए प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस होने के बाद फिर रियर ऑफ द क्यू आ जाएगा। तो इस तरह एक सर्कुलर चेन चलती रहेगी। सर्कुलर चेन इन द सेंस कि बारी बारी से उसी ऑर्डर में प्रोसेस आते रहेंगे और जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा वो क्यू से हट जाएगा। तो क्यू में फिर एक प्रोसेस कम बचेगा, तो उन प्रोसेसेस के लिए फिर सीपीयू बराबर उसी तरह चलता रहेगा जैसे चल रहा था। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, टाइम शेयरिंग अप्रोच है। टाइम इस तरह शेयर हो रहा है कि इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम विल बी गिवन टू ईच प्रोसेस बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो इस तरह क्या है कि हर एक प्रोसेस अपना अपना एग्जीक्यूशन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा हर एक का उतने टाइम के लिए। मतलब सबको बराबर टाइम मिलेगा, जिसको किसी को प्रोसेस को कोई कंप्लेन नहीं होगी कि सीपीयू
मेरे पास नहीं आ रहा है या कम टाइम या ज्यादा टाइम के लिए सीपीयू किसी दूसरे को मिल रहा है। ठीक है। तो अब रेडी क्यू जो है, जैसे मैंने बताया कि जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा वो क्यू में, रियर ऑफ द क्यू में पहुंच जाएगा। तो एक तरह से ये क्यू इंप्लीमेंट हो रही है, और क्यू का कंसेप्ट ही फीफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस क्यू को, मतलब ये एक तरह से रेडी क्यू है। रेडी क्यू मैंने उसमें बताया था इसमें कि जो प्रोसेस स्टेट बताई थी उसमें मैंने बताया था कि प्रोसेस रेडी स्टेट में रहता है। तो रेडी स्टेट का मतलब ये है कि प्रोसेस के पास सारे रिसोर्सेस हैं एक्सेप्ट द सीपीयू। ओके। तो इस क्यू को हम रेडी क्यू बोलेंगे, जो क्यू प्रोसेसेस को सभी को होल्ड करेगी रेडी स्टेट में। तो जो भी प्रोसेसेस मेमोरी में आएंगे वो रियर ऑफ द क्यू ऐड होते जाएंगे, और जो प्रोसेस हो जाएगा उतने टाइम क्वांटा के लिए वो फिर रियर ऑफ द क्यू में ऐड हो जाएगा। नए प्रोसेस भी रियर पे ऐड होंगे, और जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं वो अपना टाइम फिक्स टाइम क्वांटा एग्जीक्यूट करके फिर रियर ऑफ द क्यू में आ जाएंगे। तो एक तरह से ये सर्कुलर क्यू की तरह वर्क करेगा। ठीक है। टाइम क्वांटा मतलब कि फिक्स टाइम अमाउंट जो कि हर एक प्रोसेस को दिया जाना बाय द सीपीयू, बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू टाइम। ओके। तो हर एक प्रोसेस तब तक रन करेगा जब तक उसका टाइम क्वांटा एक्सपायर नहीं हो जाएगा। उसके बाद वो रियर पे आ जाएगा, और रियर पे आ जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस शेड्यूलर द्वारा पिक कर लिया जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं एक एग्जाम्पल पर, तो उस एग्जाम्पल से इसको हम समझेंगे। ओके। तो ये है हमारा एग्जाम्पल कि सपोज करो कि मेमोरी में 4 प्रोसेस हैं, P1 से लेके P4 तक, और उनका सीपीयू बर्स्ट टाइम जो है वो लिखा हुआ है 6873। और सपोज करो कि जो टाइम क्वांटा है वो है 4 मिली सेकेंड। टाइम क्वांटा हमारा 4 मिली सेकेंड है। इसका मतलब कि हर एक प्रोसेस P1 से लेके P4 तक 4-4 सेकेंड के लिए पहले एग्जीक्यूट करेंगे, और इस 4 सेकेंड में अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वो मेमोरी से हट जाएगा, यानी पहले रेडी क्यू से हट जाएगा, फिर वो मेमोरी से भी हट जाएगा अगर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो इसको हमें क्या है कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से इंप्लीमेंट करना है। तो इसका हम पहले गैंट चार्ट बनाएंगे कि हर एक प्रोसेस को पहले 4 यूनिट टाइम प्रोवाइड कराएंगे पहले राउंड में। फिर पहले राउंड में जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे वो रेडी क्यू से बाहर हो जाएंगे, और फिर दूसरा राउंड चलेगा 4 सेकंड का। तो इस तरह हम इसका गैंट चार्ट बना के देखते हैं। ये हमारा एग्जांपल है। P1 से लेके P4 तक 4 प्रोसेस हैं, और गैंट चार्ट हमने नीचे बनाया हुआ है। तो 0 से लेके 4 सेकंड तक P1 चलेगा, फिर 4 से 8 P2 चलेगा, फिर 8 से 12 P3 चलेगा, फिर P4 देखो 12 से लेके 16 तक चलना चाहिए, लेकिन 12 से लेके 15 तक ही चलेगा। क्यों? क्योंकि P4 को अगर तुम ध्यान से देखो तो P4 में बेसिकली क्या है कि P4 का तो बस टाइम 3 यूनिट ही है।
तो अगर P4 का बस टाइम 3 यूनिट है तो 3 यूनिट में तो फिनिश हो जाएगा। तो टाइम क्वांटा भले ही 4 यूनिट है, बट इस 3 मिली सेकेंड में वो फिनिश हो जाएगा। तो इस 15वें सेकेंड तक P4 चलेगा, और P4 अब फिनिश हो गया तो मेमोरी से हट जाएगा। फिर अब एक राउंड हो गया P4 तक, अब दूसरा राउंड कवर होगा। तो P1 के लिए अब अगर देखो तो P1 के लिए कितना टाइम और बचा है, क्योंकि 4 यूनिट तो यहाँ चल गया P1, तो यहाँ से P1 के लिए 6 यूनिट है बस टाइम, तो 2 यूनिट और P1 को एग्जीक्यूट होना है। इसी तरह P2 को देखो, तो 4 यूनिट यहाँ से एग्जीक्यूट हो चुका था और इसके लिए 8 है, तो 4 और होगा। और P4 तो है ही नहीं। P3 के लिए देखो 3 यूनिट बचा है, तो ये 3 यूनिट यहाँ अपना चल जाएगा। तो इस तरह ये गैंट चार्ट है। तो इसका अगर हम अब वेटिंग टाइम निकालें तो उसी तरह निकलेगा जैसे पहले निकालते रहे हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम देखो, अब इसमें क्या है, टाइम अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है किसी प्रोसेस का। तो अराइवल टाइम नहीं है, तो इसका मतलब ये है, मान के चलेंगे सब स्टार्टिंग में 0 सेकेंड पर मेमोरी में प्रेजेंट थे सारे प्रोसेस, और मेमोरी में प्रेजेंट थे तो हम 0 स्टार्ट टाइम मान के सबका चलते हैं, मतलब फॉर सिंप्लिसिटी। अब अगर हम प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स करते हैं तो हम देखेंगे कि अराइवल टाइम भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 0 के अलावा कुछ और फिक्स कर सकते हैं। तो अब देखो P1 को, यहाँ तो P1 को कोई वेट नहीं करना पड़ा। P1 के लिए अगर हम देखें वेट टाइम, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लाइक दिस वे। तो ये हमारा गैंट चार्ट है। अब अगर हम वेटिंग टाइम की बात करें, यहाँ पे वेटिंग टाइम, तो अगर P1 के लिए देखें तो क्या होगा, यहाँ पे तो 0 है स्टार्टिंग में, इसको 0 लिख दिया। फिर अब P1 को 4 से लेके और 15 तक कितना वेट करना पड़ा P1 को। यहाँ 0 है, जैसे ही आए तो P1 शुरू हो गया, तो यहाँ पे 4 से लेके 15 तक इसको वेट करना पड़ा। तो इसको लिख देंगे प्लस 15 माइनस 4। ये वेट टाइम हो गया टोटल P1 का। ठीक है ना, वेट टाइम जो P1 के लिए हो गया वो इतना हो गया। सही है। अब P2 के लिए अगर हम वेट टाइम देखें तो ये टोटल कितना आया हमारा, 11 सेकेंड। P2 के लिए वेट टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे P2 को 4 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा। 4 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, P2 की बात कर रहे हैं ना, तो 4 सेकेंड तक तो यहाँ वेट करना पड़ा। फिर 8 से लेके 17 तक वेट करना पड़ा इसको, तो प्लस 17 माइनस 8, ये टोटल वेट टाइम आ गया किसका, P2 का। 17 माइनस 8, तो ये भी 9 आया। ठीक है, नहीं 13 आया, 13 मिली सेकेंड। P3 के लिए अगर हम वेट टाइम निकालें, P3 के लिए तो यहाँ तो इसको 8 यूनिट वेट करना पड़ा। 8 प्लस P3 के लिए यहाँ 12 से लेके 21 तक वेट करना पड़ा। यहाँ हम लिखते हैं 21 माइनस 12। ठीक है, तो ये टोटल हो गया, कितना हो गया, 9। ये 17 हो गया P3 के लिए वेट टाइम, 21 माइनस 12। P4 के लिए हम वेट टाइम निकालें
तो P4 के लिए कितना आएगा, P4 यहाँ तक है, 12 यूनिट इसको वेट करना पड़ा, 12 माइनस P4 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। तो अब टोटल वेट टाइम हम निकालें, अगर टोटल वेट टाइम कितना हो गया, 12 दूनी 24, 36, 48, 5, शायद 53 यूनिट आया, ठीक है, टोटल वेट टाइम। तो इससे हम एवरेज वेट टाइम निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में इसमें निकाला भी है, ठीक है। 53 आया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 13.25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम ले लेते हैं, कहाँ पे 53/4, इसको मैं यहाँ कॉपी कर दूँ, और ये 53/4, ये आ गया टोटल हमारा वेट टाइम। ओके, इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि ओके, तो ये वेट टाइम आ गया हमारा। अब क्या है कि अब हम इसमें निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम। तो इसी स्लाइड को हम फिर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पूरी स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं टर्न अराउंड टाइम के लिए। तो यहाँ वेट टाइम, यहाँ टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम TAT, ओके। तो अब P1 के लिए देखो, टर्न अराउंड टाइम मीन्स, एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, दिस इज द टर्न अराउंड टाइम, कि मेमोरी में कब फिनिश हुआ और कब आया, ये है इसका टर्न अराउंड टाइम, ओके। तो अभी तो मान के चल रहे हैं 0 सेकंड पे आया, तो आने का टाइम और स्टार्ट होने का टाइम P1 के लिए तो सेम है। तो अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम की बात कर रहे हैं, तो P1 के लिए देखो कि ये मेमोरी में आया 0 सेकंड पर है और फिनिश कब हुआ 17 सेकंड पर। तो यहाँ पर जो है टर्न अराउंड टाइम P1 के लिए वो है 17, ये 17 P1 के लिए 17 पर फिनिश हो रहा है और 0 पर आया था मेमोरी में, ठीक है। इसी तरह P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम 21 पर फिनिश हो रहा है, यहाँ देख सकते हो। दूसरा टर्न अराउंड टाइम का ये भी फॉर्मूला है कि एवरेज वेट टाइम मतलब टोटल वेट टाइम प्लस टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ऑल प्रोसेसेस। तो P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम निकालें तो इसमें क्या है एक्चुअली कि ये अराइवल टाइम तो सबका ही 0 है, तो जो P2 का टर्न अराउंड टाइम होगा, P2 का वो होगा 21 माइनस 0, P3 का होगा
12 माइनस 0 और P4 का होगा 15 माइनस 0। तो इस तरह ये टर्न अराउंड टाइम इसका निकल आएगा। ठीक है, तो अगर हम टोटल ऐड करें टर्न अराउंड टाइम तो इस तरह से P1 का क्या है 17, P2 का है हमारा 21, P3 का 24 है और P4 का 15 है। ये 17 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 15। ठीक है, ठीक है, 48, 15, 60 ये यहाँ पे सबके लिए अलग अलग लिख देता हूँ। P1 के लिए 17 है, P2 के लिए 21 है और P3 के लिए है 24 और P4 के लिए है 15। टोटल TAT, टोटल टर्न अराउंड टाइम हमारा सबका समेशन आ गया 77। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम ATAT 77 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, कितना आ गया 19.25। तो ये टर्न अराउंड टाइम निकल गया हमारा। तो आई थिंक ये आइडिया क्लियर हो गया होगा जो मैंने बताया राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का। ये क्या है कि अब एक और दूसरा एग्जांपल है राउंड रॉबिन का जिसमें टाइम क्वांटा 20 यूनिट ले रखा है हमने टाइम क्वांटा। तो इसको तुम चाहो तो अपने आप भी ट्राई कर सकते हो। थोड़ा मैं इसको हिंट दे देता हूँ। इसका गेन चार्ट बनाएंगे हम। तो P1, P2, P3, P4 के लिए अलग अलग बस टाइम दिया हुआ है और जो टाइम क्वांटा है वो 20 यूनिट है। तो इसका गेन चार्ट बनाएंगे ये हमारा। तो P1 के लिए P1 20 तक चलेगा, P2 17 ही है तो 40 तक चलना चाहिए। अगर 17 ये 17 से ज्यादा होता 20 होता कम से कम। तो P2 चलेगा 20 से 37 तक और P3 20 यूनिट चलेगा तो 37 से 57 तक और P4 57 से 74। तो एक राउंड P4 तक ये कंप्लीट हो गया एक राउंड। अब दूसरे राउंड में जब आएगा तो P1 20 यूनिट चला था, प्रोसेस हुआ था, तो P1 फिर 20 यूनिट होगा और P2 तो फिनिश हो ही गया था, P3 भी 20 यूनिट होगा और P4 भी 20 यूनिट होता, लेकिन अब इसको 4 ही यूनिट प्रोसेस होना है P4 को। तो ये यहाँ 4 17 से 4 21 पर फिनिश हो गया। ओके, तो P4 भी यहाँ फिनिश हो गया। अब बचा P1 एंड P3। तो P1 फिर 40 तो हो चुका है P1 यहाँ के पहले। अब इसमें बचा है 13, तो ये 13 यूनिट और प्रोसेस हो जाएगा। तो अब केवल P3 ही बचा है, तो P3 ही अब कंटिन्यूशन में रहेगा। P3 के लिए बचा है 28। तो पहले 20 यहाँ तक हो जाएगा, फिर 8 ही हो जाएगा, या ये मान सकते हो कि P3 कंटिन्यूशन में ही 28 प्रोसेस हो जाएगा यहाँ तक। ओके, तो इसका वेट टाइम निकाल सकते हैं कि P1 के लिए अगर देखें हम यहाँ से, देखो अब मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, इसी से समझा दे रहा हूँ कि P1 के लिए देखो यहाँ तो 0 है, यहाँ P1 को जो वेट करना पड़ा वो 77 माइनस 20, 77 माइनस 20। दूसरा P1 को यहाँ जो वेट करना पड़ा 121 माइनस 97, 77 माइनस 20 121 माइनस 97, 121 माइनस 97। इसकी वजह से हमें इसको करना पड़ा।
P2 के लिए अगर वेट टाइम देखें तो यहाँ ये 20 सेकेंड वेट करना पड़ा। फिर दूसरा P2 कहाँ पर है, P2 तो अच्छा यहाँ फिनिश हो ही गया था, है ही नहीं आगे P2, तो P2 के लिए वेट टाइम 20 यूनिट हो जाएगा ऐसे। अब P3 के लिए देखें तो यहाँ ये 37 यूनिट वेट करना पड़ा P3 को। फिर यहाँ पर 97 से 57 40 यूनिट ये वेट करना पड़ा। फिर P3 को फिर यहाँ पे 134 से 117 तक, ये इतना टोटल वेट टाइम है। और P4 के लिए वेट टाइम जो है, P4 के लिए एक तो ये है 57 और 117 माइनस 77 ये। और टर्न अराउंड टाइम तो सीधा सीधा ही है कि P1 कब फिनिश हो रहा है हमारा, P1 फिनिश हो रहा है 90 नहीं 134 पर, P2 हो रहा है 37 पर और P3 हो रहा है 162 पर P3 और P4 हो रहा है 121। तो टर्न अराउंड टाइम ये आ गया हमारा, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। ओके, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड। इसको टर्न अराउंड टाइम को चाहे तो नेक्स्ट स्लाइड में कर देता हूँ, तो जिससे आसानी हो जाएगी समझने। यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। और ये टर्न अराउंड टाइम, तो अब हम देखते हैं कि आरआर शेड्यूलिंग में एवरेज टर्न अराउंड टाइम ज्यादा है एज कंपेयर विद द एसटीएफ, बस बट रिस्पॉन्स बेटर है। रिस्पॉन्स बेटर से मतलब कि ये है कि सभी प्रोसेसेस को सीपीयू फेयरली इक्वल टाइम के लिए मिल रहा है, तो जिससे कोई किसी को दिक्कत नहीं है, बराबर बराबर टाइम के लिए सभी को सीपीयू मिलता जा रहा है। लेकिन एक समस्या ये हो सकती है कि अगर कोई प्रायोरिटी बेस्ड जॉब होगा जिसको सीपीयू प्रायोरिटी बेस्ड चाहिए बाकी प्रोसेसेस को बाईपास करके, तो इसमें वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी को बराबर नजरों से इसको देखना है। और बाईपासिंग यानी प्रायोरिटी बेस्ड वगैरह अगर कोई प्रोसेस है कि जिसको पहले प्रायोरिटी बेस्ड पे चाहिए, ठीक है, जिसका प्रेफरेंस पहले हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट एक और एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करता है, वो है प्रायोरिटी बेस्ड। तो प्रायोरिटी बेस्ड में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि प्रायोरिटी बेस्ड CPU scheduling. Okay, so by this we actually want to close the meeting. और अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो कुछ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस मीटिंग।